प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका न्यू राजस्थान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसलपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज हम कृषि विज्ञान की कक्षा में हमारे 12th एग्रीकल्चर का एक चैप्टर जो खरपतवार है, वीड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। खरपतवार यानी वीड। सबसे पहले हम बात करते हैं खरपतवार यानी वीड कहते किसे हैं। किसी भी स्थान पर बिना बोए स्वतः ही उगने वाले पौधों को खरपतवार कहते हैं। किसी भी स्थान पर बिना बोए उगने वाले पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब हमें यह ध्यान रखना है, इसी परिभाषा में एक शब्द और जुड़ा होता है कि किसी भी स्थान पर बिना बोए उगने वाले पौधों को हम खरपतवार तो कहते हैं, और यह पौधे हमारी फसलों के पौधों को सदैव हानि ही पहुंचाते हैं। वह पौधे जो किसी भी स्थान पर बिना बोए स्वतः ही उग जाते हैं और हमारी फसलों के पौधों को हमेशा सदैव हानि ही पहुंचाते हैं, ऐसे अवांछनीय ऐसे पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, अवांछनीय पौधे जिन्हें हम खरपतवार यानी वीड कहते हैं। विश्व में सबसे पहले खरपतवार के बारे में, इन अवांछनीय पौधों के बारे में ये शब्द खरपतवार शब्द का प्रयोग जेंथ्रो टूल ने किया था। जेंथ्रो टूल ने कहा कि किसी भी स्थान पर बिना बोए उगने वाले पौधे और जो फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं, ऐसे पौधों को खरपतवार कहा जाता है। इसीलिए खरपतवार शब्द का जनक वह खरपतवार विज्ञान का जनक भी जेंथ्रो टूल को कहा जाता है। जेंथ्रो टूल को खरपतवार का शब्द दिया इन्होंने, खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ मुख्य शब्दों के बारे में भी हमें बताया। वह शब्द निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले देखिए, खरपतवार के अलावा हम यहां पर एक शब्द लिखने भू परिष्करण यानी टिलेज। टिलेज के मतलब देखिए परिभाषा क्या होती है, ये बहुत कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया है। यह तीनों पॉइंट हमारे जेट में बहुत बार पूछे गए। सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं भू परिष्करण। तो भू परिष्करण देखिए क्या होता है। किसी भी स्थान की मृदा में फसल के बीज को बोने से पहले व बीज को बोने के बाद की जाने वाली मृदा संबंधी क्रियाओं को, किसी भी स्थान की मृदा में बीज को बोने से पहले व बीज को बोने के बाद की जाने वाली मृदा संबंधी भौतिक क्रियाओं को भू परिष्करण यानी टिलेज कहा जाता है। साथ ही हमारी कृषि में घोड़ों के महत्व को बताते हुए इन्होंने घोड़ों पर एक पुस्तक लिखी जिसे हम कहते हैं हॉर्स होविंग हस्बेंड्री। हॉर्स होविंग हस्बेंड्री। तो घोड़ों का महत्व बताते हुए हॉर्स होविंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखी जेंथ्रो टूल ने।
भू परिष्करण बीज को बोने से पहले व बीज को बोने के बाद की जाने वाली मृदा संबंधी क्रियाओं के बारे में शब्द काम में लिया भू परिष्करण, यानी भू परिष्करण शब्द भी जैंथ्रोटुल ने दिया। खरपतवार शब्द का जनक भी जैंथ्रोटुल है और खरपतवार विज्ञान का जनक भी कहा जाता है जैंथ्रोटुल को। तो यह है हमारी खरपतवार की परिभाषा। अब इसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे भारत देश में खरपतवार विज्ञान निर्देशालय, खरपतवार विज्ञान निर्देशालय, खरपतवार विज्ञान निर्देशालय, हमारे भारत देश का खरपतवार विज्ञान निर्देशालय जो स्थित है जबलपुर एमपी में। ठीक है, तो खरपतवार विज्ञान निर्देशालय स्थित है हमारे जबलपुर एमपी में। इन्हीं जैंथ्रोटुल ने खरपतवार का शब्द, खरपतवार विज्ञान का जनक, भू परिष्करण शब्द, साथ ही घोड़ों का कृषि में महत्व बताते हुए हॉर्स होविंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखी। ये है हमारी खरपतवार की परिभाषा और इससे जुड़े हुए कुछ मुख्य शब्द। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। अब हम यहां पर यह बात करने जा रहे हैं कि खरपतवार एक ऐसा पौधा है जिसे हम कभी भी खेत में बोते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये प्रतिवर्ष अपने आप स्वतः ही लगातार उगती रहती है। ऐसी कौन सी खरपतवारों में विशेषता है जिसके कारण खरपतवार हर साल बिना बोए अपने आप उगती रहती है? तो अब हम हमारी कक्षा में इस क्लास में खरपतवार की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं और यह पॉइंट काफी मोस्ट है, इसके बारे में आप नोट्स बनाइएगा जरूर। तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है खरपतवार की विशेषताएं। खरपतवार की विशेषताएं, तो कौन से ऐसे गुण खरपतवार के पौधे में पाए जाते हैं जिसके कारण खरपतवार बिना बोए स्वतः ही अपने आप उगती रहती है? तो सबसे पहले हम खरपतवारों की विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए हमारे यहां पर पहला बिंदु दिया हुआ है, खरपतवार में खरपतवार में बीज उत्पादन की क्षमता का अधिक होना। खरपतवार एक ऐसा पौधा होता है जिसमें फसल के पौधों की अपेक्षा हजारों बल्कि लाखों की संख्या में बीज बनते हैं और उन लाखों बीजों में से किसी कारणवश 200, 500, 1000, 2000 बीज नष्ट भी हो जाते हैं तो भी लाखों की संख्या में खरपतवार के बीज जीवित बने रहते हैं और प्रतिवर्ष स्वतः ही उगते रहते हैं। इसी कड़ी में कुछ मुख्य उदाहरणों की हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं, एक हमारे पौधा है जो खरीफ ऋतु का है। ठीक है, ये खरीफ ऋतु की जंगली खरपतवार है जिसे हम कहते हैं जंगली चौलाई। ठीक है, जंगली चौलाई एक कांटेदार एवं चौड़ी पत्ती वाली खरीफ ऋतु की खरपतवार है जो इस सीजन में मौसम में लगती है। अब जंगली चौलाई का एक अकेला पौधा 1,96,000 बीज उत्पन्न करता है। औसतन 1,96,000 बीज उगते हैं एक अकेले जंगली चौलाई के पौधे पर। इसी कड़ी में एक दूसरी खरपतवार है जिसे हम मकोए कहते हैं। मकोए पर भी 1,75,000 के करीब औसतन बीज उत्पन्न होते हैं। तो आपके सामने खरपतवारों के उदाहरण है।
यदि यहाँ पर देखिए लाखों की संख्या में बीज उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ बीज किसी कारणवश नष्ट हो भी जाते हैं, तो भी लाखों बीज हमारे खेत में फैल जाते हैं और प्रतिवर्ष उगते रहते हैं। तो यह सबसे मुख्य विशेषता है कि साहब खरपतवार के में बीज उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे जंगली चौलाई और मकोई। अगले बिंदु की हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, जड़ों का अधिक गहरा होना। हमारे खेत में लगाई जाने वाली जो फसलें हैं खरीफ एवं रबी ऋतु की, उन फसलों की जड़ें मुख्य रूप से मृदा में 15 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक जा पाती है। फसलों की जड़ें मृदा में 15 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक, यानी हमारी स्केल, छोटी स्केल के बराबर इतनी गहराई तक जा पाती है। लेकिन खरपतवार के पौधों की जड़ें मृदा में अधिक गहराई लगभग 4 से 6 मीटर की, यानी सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में 4 से 6 मीटर तक की गहराई तक चली जाती है। जैसे हिरणखुरी, जवासा, झड़बेरी यानी बोर की झाड़ी, आक इत्यादि। इनकी जड़ें जमीन में 4 से 6 मीटर की गहराई तक, हमारी लंबाई से भी अधिक गहराई तक चली जाती है। तो यह मृदा से अधिक मात्रा में पानी, पोषक तत्वों को सोखती है, खींचती है और लंबे समय तक जीवित बनी रहती है। यह है इनका दूसरा गुण। तीसरे बिंदु की हम बात करते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरा बिंदु है खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता का अधिक होना। खरपतवार के बीज कई वर्षों तक खेत की मिट्टी में जीवित बने रहते हैं। हमारी फसलों के बीज 1 या 2 वर्षों में खराब हो जाते हैं, इनमें उगने की यानी अंकुरण की क्षमता समाप्त, नष्ट हो जाती है। लेकिन खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता, जीवित रहने की शक्ति अधिक होती है। यह खरपतवार के बीज काफी वर्षों तक खेत की मृदा में जीवित बने रहते हैं। जैसे हम यहां पर बात करते हैं बथुआ। बथुए के बीज लगभग 20 से 30 वर्षों तक 20 से 30 वर्षों तक खेत की मिट्टी में जीवित बने रहते हैं। बथुए के बीज खेत की मृदा में 20 से 30 वर्षों तक जीवित बने रहते हैं। ऐसे ही मोथे के बीज भी कई वर्षों तक खेत की मृदा में जीवित बने रहते हैं। इनके बजाय फसलों के बीज खेत की मृदा में 1 से 2 वर्षों के अंदर तक लास्ट जीवित बने रहते हैं और इसके पश्चात इनकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। तो इस कारणवश भी यह खरपतवार प्रतिवर्ष खेत की मृदा में आसानी से उगती रहती है। अब हम आगे बात करते हैं जो मुख्य विशेषता है खरपतवारों की। नंबर 4, फसल व खरपतवार के बीजों में समानता। कुछ फसलों के बीजों की बनावट, जैसे हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर सरसों, जो हमारे राजस्थान की सबसे प्रमुख तिलहनी फसल है। विश्व अपने भारत की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है और राजस्थान में भी अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र में होता है। अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र में होता है। तो सरसों के बीजों के समान जैसे ही बनावट के बीज एक खरपतवार है जिसे हम कहते हैं सत्यानाशी। सत्यानाशी यह रबी ऋतु में पीले छोटे फूल उगते हैं इस खरपतवार पर। इसकी पत्तियों पर कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। सत्यानाशी तो सरसों के बीजों के समान मिलते जुलते बीज होते हैं सत्यानाशी के। साथ ही एक फसल है जिसे हम कहते हैं बरसीम।
बरसीम इसे चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। हरे चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है बरसीम को, और बरसीम के बीजों के समान बीज मिलते जुलते होते हैं, वो होते हैं हमारे कासनी के। कासनी के बीज मुख्य रूप से बरसीम के जैसे दिखाई देते हैं। सत्यानाशी के बीज सरसों के जैसे दिखाई देते हैं। इस कारणवश हम खेत में बोई जाने वाली फसलों के बीजों में से खरपतवार के बीजों को अलग नहीं कर पाते हैं और हमारे खेत में शुद्ध फसल नहीं उग पाती है। आनुवांशिक अशुद्धता फसलों के अंदर आ जाती है। इसी कड़ी में आनुवांशिक अशुद्धता के बारे में आगे और भी बढ़ेंगे। अगला बिंदु है हमारे खरपतवारों में और कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। खरपतवार के बीजों पर सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। बीजों पर सुरक्षात्मक आवरण यानी कुछ ही खरपतवार ऐसी होती है जिसके बीजों पर कांटे होते हैं, हुकनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसके कारण इन बीजों को कोई भी पशु आसानी से खा नहीं पाता है, पौधे को नष्ट नहीं कर पाता है और हम भी इन्हें उखाड़ कर नष्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे गोखरू, जिसे हम भरूट कहते हैं, सत्यानाशी, बोर की झाड़ियां और झाड़ीयुक्त अन्य खरपतवार। तो यह अपने आप को जीवों से एवं मनुष्य से बचाने के लिए इनके ऊपर कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिससे यह अपनी सुरक्षा करती है। खरपतवारों में विशेषता थी कि साहब खरपतवारों के बीज फसल के बीजों के समान मिलते जुलते दिखाई देते हैं। खरपतवार के बीजों का जीवन क्षमता काफी अधिक होती है, कई वर्षों तक ये जीवित बने रहते हैं। खरपतवार की जड़ों की गहराई काफी अधिक गहराई तक जाती है, 4 से 6 मीटर की गहराई तक जाती है। खरपतवारों में बीज उत्पादन की क्षमता फसल की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि खरपतवार फसलों की अपेक्षा लंबे समय तक हमारे खेत में जीवित बनी रहती है और बिना उगाए स्वतः ही उगती रहती है। इसी कड़ी में इन 5 मुख्य विशेषताओं के साथ साथ हम अगली विशेषता पढ़ते हैं जो निम्न प्रकार से है। खरपतवार का पौधा बीज तो उत्पन्न करता ही करता है, साथ ही साथ खरपतवार में खरपतवार में वानस्पतिक भागों से प्रजनन करने की क्षमता भी होती है। यानी खरपतवार बीजों के साथ साथ अपने वानस्पतिक भागों से, जैसे हम बात करते हैं मोथा, जो ट्यूबर्स यानी तने के टुकड़ों से भी खेत की मिट्टी में वापस पुनः उग जाता है। दूब घास, ठीक है, दूब घास का उपयोग हम मुख्य रूप से किसी भी स्थान की सजावट के लिए करते हैं, लेकिन दूब घास में भी उसके तने के टुकड़े यानी उसके रनर्स, बीजों के अलावा दूब घास अपने खरपतवारों की अगली विशेषता के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि खरपतवारों में विशेषता पाई जाती है अगली, वानस्पतिक भागों से प्रजनन करने की क्षमता। कुछ खरपतवार के पौधों में बीजों के अलावा अन्य वानस्पतिक भागों से भी उगने की क्षमता पाई जाती है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं मोथा, जो काफी मोस्ट है,
मोथा बीजों के अलावा अपने तने के टुकड़ों से, जिसे हम कहते हैं ट्यूबर्स, तने का टुकड़ा से भी उग जाते हैं। दूब घास, दूब घास अपने बीजों के अलावा रनर्स, रनर्स का मतलब होता है पौधे की पत्तियों के मध्य से निकलने वाला तना, जो भूमि को लंबा होने के बाद भूमि को छूता है, और भूमि को छूने के बाद जिस स्थान से ये तना भूमि को छूता है, ये तना है। तो दूब घास के तने का वह टुकड़ा जो लंबा होने के बाद भूमि को छूता है और छूने के बाद वहां पर जमीन में एक गांठ नुमा संरचना बनाता है, और उस स्थान से वापस से दूब घास का एक नया पौधा उग जाता है। तो यह तना आगे से आगे बढ़कर दौड़ता हुआ नए दूब घास के पौधे बनाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं रनर्स। तो खरपतवार के पौधों में विशेषता थी कि साहब खरपतवार के पौधे वानस्पतिक भागों से भी अपना प्रजनन कर सकते हैं। अगली खरपतवार की विशेषता के संदर्भ में हम बात करते हैं तो खरपतवार के पौधे किसी भी स्थान की किसी भी मृदा में आसानी से उग जाते हैं। खरपतवार एक ऐसा पौधा होता है जो रेतीली, जलीय या चट्टानी, रेतीली, जलीय या चट्टानी स्थान की मृदाओं पर भी आसानी से उग जाता है। हमारी फसल पहाड़ों पर, खारे पानी में, रेगिस्तान में नहीं उग पाती है, लेकिन खरपतवार के पौधे रेतीली मृदा यानी मरुस्थल में, जैसे डंडा थोर है, नागफनी है, कैक्टस प्रजाति के पादप है, ये आसानी से रेतीली मृदा में उग जाते हैं। बोर की झाड़ियाँ हैं। जलीय मृदा की बात करते हैं। जलीय मृदा जहाँ पानी भरा हुआ रहता है वहाँ जंगली धान, जलकुंभी और हाइड्रिला जैसे पौधे बिना उगाए स्वतः ही उगते रहते हैं। चट्टानी क्षेत्रों में भी कई खरपतवारें ऐसी होती है, कांटे युक्त झाड़ीदार खरपतवारें होती है जो बिना उगाए आसानी से उग जाती है। उन स्थानों पर हमारी फसल के पौधे नहीं उग पाते हैं। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं खरपतवार मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत यानी हानिकारक प्रभाव डालती है। कुछ खरपतवार ऐसी होती है जिसे यदि हम नष्ट करना चाहें, उसका कंट्रोल नियंत्रण करना चाहें तो ये हमें हानि यानी नुकसान पहुंचाती है। इन्हीं खरपतवारों में हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है। सत्यानाशी, जिसे हम कहते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना। सत्यानाशी रबी ऋतु की खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है, इस पर पीले रंग के फूल आते हैं। यदि सत्यानाशी के बीजों का सेवन मनुष्य के द्वारा कर लिया जाए या सत्यानाशी के बीज सरसों के साथ मिल जाए तो इसके बीजों से निकलने वाले तेल के द्वारा, अवशेषों के द्वारा मनुष्य में अंधापन यानी ड्रॉप्सी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य की देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मनुष्य अंधा होने लग जाता है। इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं। एक होती है हमारे खरपतवार गाजर घास। यदि गाजर घास को हम हमारे हाथों से उखाड़ें, इसे नष्ट करना चाहें, जिसे हम कहते हैं पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। गाजर घास के संपर्क में आने से त्वचा पर एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, त्वचा पर लाल रंग के दाने चकते उत्पन्न हो जाते हैं। यह खरपतवार मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक यानी विपरीत प्रभाव डालती है। इन्हीं खरपतवारों के संदर्भ में हम बात करते हैं। खरपतवारों में शीघ्र प्रकीर्णन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने का, प्रसारण करने का गुण पाया जाता है। कुछ खरपतवारों के बीज वजन में बहुत हल्के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आक, जिसे हम आकड़ा कहते हैं हमारे स्थानीय भाषा में। इसके बीजों के ऊपर रोएदार बाल पाए जाते हैं, जिसके कारण यह बीज उड़कर लंबी दूरी तय करता है। इसी संदर्भ में हमने बात करा एक पौधा हमारे खरपतवार थी अभी, सत्यानाशी।
सत्यानाशी की जो फलियां होती है, जब सत्यानाशी की फलियां पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो यह फलियां दबाव से फटती है। जैसे दाल वाले पौधों की फलियां चटकती है, पकने के बाद फटती है, तो सत्यानाशी की फलियां दबाव से फटती है और फटने से इसके अंदर पाए जाने वाले बीज अधिक दूरी तक उछलकर फैल कर जाते हैं, उछलकर फैल जाते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म, सत्यानाशी की फलियों का पकने के बाद फटना और फटने से इसके बीजों का अधिक दूरी तक फैल जाना, पूरे खेत में फैल जाना कहलाता है सेंसर मैकेनिज्म। यानी खरपतवारों की विशेषताओं में 9वां पॉइंट था शीघ्र प्रकीर्णन। खरपतवारों के पौधों के बीज शीघ्रता से उड़कर या उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं और अपनी संख्या को प्रतिवर्ष बढ़ाते रहते हैं। साथ ही अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है खरपतवार के पौधों में रोगों व कीटों से प्रतिरोधकता पाई जाती है। खरपतवार के पौधों में रोगों एवं कीटों से लड़ने की प्रतिरोधकता पाई जाती है। हम देखते हैं हमारी फसल में प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के रोग एवं कीट लगते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन किसी भी खरपतवार में कोई कीड़ा नहीं लगता है, कोई रोग बीमारी नहीं लगती है, खरपतवार कभी जलती सूखती नहीं है और प्रतिवर्ष वृद्धि करती रहती है। साथ ही साथ खरपतवारों में रोग एवं कीटों को शरण यानी उन्हें सुरक्षा देने की क्षमता भी पाई जाती है। जैसे हमारी गेहूं की फसल, गेहूं की फसल में लगने वाला एक मुख्य रोग है, उस रोग की हम बात करते हैं तना रोली रोग। यह रोग कवक, एक विशेष प्रकार की कवक के द्वारा फैलता है, जिससे तना, गेहूं का तना संक्रमित हो जाता है, खराब हो जाता है और पौधा गल जाता है, खराब हो जाता है। 4 माह तक गेहूं के पौधे में लगने वाला तना रोली रोग गेहूं को नुकसान पहुंचाता है। बचे हुए 8 महीने तक यह जंगली जई नामक खरपतवार के पौधे पर कवक जीवित बना रहता है 8 माह के लिए। और जब अगले वर्ष हम गेहूं की फसल बोते हैं तो यह कवक जंगली जई से हटकर उड़कर पानी के द्वारा, वायु के द्वारा गेहूं के पौधे पर आ जाता है और पुनः उसे रोग ग्रसित करता है। इसी संदर्भ में हम एक कीट की बात करते हैं। हमारे मक्के की फसल का सबसे मुख्य जो कीट होता है वो होता है तना छेदक कीट। तना छेदक कीट मक्के की फसल में लगने वाला मुख्य कीट है। यह भी मक्के की फसल में 4 माह के लिए जीवित बना रहता है और जब मक्के को खेत से काट लिया जाता है तो यह कीट बथुआ नामक खरपतवार के पौधों पर 8 माह के लिए जीवित बना रहता है, बथुए को खाता रहता है, बथुए पर जीवित बना रहता है और अगले साल पुनः मक्के में लगकर उसे रोग ग्रसित करता है, उसे हानि नुकसान पहुंचाता है। यह कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो खरपतवार के पौधों में पाई जाती है और हमारी फसलों को हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इसी संदर्भ में खरपतवारों की विशेषताएं हमारी आज पूरी हो चुकी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे खरपतवारों को हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे। बड़ा समय पे नोट्स बनाइए और स्टडी लगातार करते रहिए।